मित्रों, किसी का मरना अपूर्ण क्षति है, और अगर आदमी स्वयं खुद को मार ले वो विचारणीय क्षति है। उस पर विचार हो। हरियाणा कैडर का एडीजी स्तर का आदमी 2001 बैच का आईपीएस अफसर ने खुद को गोली मार ली। 8-9 पन्ने का सुना कि वो पूरा लेख लेके गया है, जिसको लोग सुसाइड नोट बता रहे हैं। उसमें उन्होंने कुछ लोगों को दोषी ठहराया है, कुछ लोगों की तरफ इंगित किया हुआ है। यह मुद्दा नहीं, ये सब प्रकाश में आ गया है। मेरा मुद्दा है कि अब पूरे देश भर की दलित राजनीति उफान पर है, और वो सारे लोग उस अफसर के घर जा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब चिट्ठी जो उसने लिखा है सोसाइटी में, वह अपने आप में है कि उसे क्या अफसर बने रहने का अधिकार था? जो आदमी खुद का रक्षा नहीं कर सका आईपीएस अफसर के रूप में, वो किसी दलित का रक्षा क्या करेगा? तो फिर दलित उसके साथ लामबंद क्यों हो रहा है? क्या वोट बैंक के लिए, या कोई और मामला है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? मेरा आज यही मुद्दा है, यही प्रश्न है कि मामला कुछ और है क्या? क्योंकि अचानक सब लोग पॉलिटिकल पर्यटन क्यों करने लगे? आज राहुल गांधी गए, चिराग पासवान गया, पंजाब के पक्ष विपक्ष निष्पक्ष तीनों लोगों का बयान आ गया और दौड़ा भी हो गया, और अब वहां पर दौड़ा चलता रहेगा। तो क्या मामला कुछ और है? क्योंकि मरने वाले महोदय ने लिखा है कि मेरी पोस्टिंग हमेशा परेशान करने वाली मिली। क्या परेशान करने वाली मिली? भाई, आपको मतलब मलाईदार मतलब एक्साइज नहीं मिला, आपको ट्रैफिक नहीं मिला, या कोई ऐसा पोस्ट जहां पैसे की पूरी आमद हो वो नहीं मिला। आप इसी को चाहते हैं कि मनमाफिक पोस्ट नहीं मिला? आप पुलिस में भर्ती होते हैं मनमाफिक पोस्ट के लिए, या पुलिस की सेवा करने के लिए सरकार को या आपके उच्च अधिकारियों को जहां आपकी जरूरत है वहां रखेगा? मतलब आप चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मेरे को मलाईदार पोस्ट चाहिए, नहीं मिले इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, और उसका जिम्मेदार डीजीपी है? या आपकी चिट्ठी से मैं नहीं कर रहा हूं? आप अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपका छीछा लेदर नहीं होना चाहिए, और मेरा कोई उद्देश्य आपका छीछा लेदर करना नहीं है। लेकिन जो आईपीएस अफसर अपनी जान की रक्षा नहीं कर सका, जबकि उसकी पत्नी आईएएस है और खुद आईपीएस है, एडीजी रैंक का है, और उसके पति सचिव रैंक अफसर है, वो आदमी अपने किसी दलित भाई की क्या रक्षा किया होगा? जहां का जिला के एसपी होगा, वो जिला के आम जनता क्या रक्षा किया होगा? वो जहां पर होगा, जो जो उसके सब डिवीजन में होगा, उसका वो क्या रक्षा कर पाया होगा? और अगर वो रक्षा करने योग्य था ही नहीं, तो उसका रहना न रहने का शौक क्यों? मैं एक बार पुनः कर रहा हूं, किसी मृतक व्यक्ति के को मैं कुछ और नहीं कह रहा, लेकिन हमारे यहां कहा गया कि आत्महत्या कायरों की निशानी है। वो डट के मुकाबला करता, वो कोर्ट में जाता, वो इस्तीफा दे देता, इस्तीफा देके कहता कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि ये मेरा कारण है। आप मर जाने के बाद तो साबित हो रहा है कि शायद कुछ बड़ा मामला था, जिसको छुपाने के लिए, या हो सकता है आपसे फेस न हो पा रहा हो और आपको उसका प्रॉब्लम मालूम हो, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता है, आपने उस सिस्टम को झेला है, देखा है, उसी सिस्टम के अंग है, आपको पता है कि सिस्टम आपको छोड़ेगी नहीं, इसलिए छोड़ के चलेगी दुनिया। क्या ऐसा है? इंगित तो यही हो रहा है, क्योंकि आपके मरने के ठीक 8 दिन बाद एक आदमी ने और जान दे दी, और वो भी आप ही की तरह से सुसाइड नोट लिख करके गया है, और साथ में 6 मिनट की वीडियो भी बनाया है। मतलब जो पढ़ना ना चाहो वीडियो देख ले, और उसका सारा आरोप सीधा सीधा आप पर जा रहा है। तो अगर 2 सुसाइड पर बात हो, तो क्या वो दलित नहीं है तो उस पर चर्चा ना हो? मतलब इस देश में दलित का मरना ही मरना है, और किसी सामान्य आदमी का मरना नहीं है। तो अब देश पूरी विभाजित हो गई है 2 ध्रुव में, कि अगर दलित मरा है तभी आंदोलन होगा, अगर दलित के अलावा कोई मरा है तो कोई बात नहीं, उनको तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। क्या यह माना जाए? क्योंकि अब तक किसी भी आंदोलनकारी ने उस दरोगा के, सहायक दरोगा के मौत के लिए मातम नहीं मनाया है, जबकि उसने पूरी वीडियो लेखनी में इसी महोदय को सारा दोष ठहराया है। हालांकि पेच वहां भी कई तरह का है। वो आदमी साइबर में तैनात था, तो एडीजी साहब के गनर को क्यों गिरफ्तार किया? साइबर वाले तो गिरफ्तार करता नहीं है, और एडीजी के गनर को गिरफ्तार में उसके साथ इतनी आकूत धन कहां से मिली? मतलब जो पेच इतनी आसान नहीं है जो आप समझ जाएंगे। मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि आप इसको जातीय एंगल में ना दे, यह मामला कुछ और है, बहुत कुछ और है, जो आप और हमारे बस की बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, आपके जाने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। आप सब के सब अपराध के साझेदार हो रहे हैं।
आप सब लोगों पर अपराध छुपाने, साक्ष्य मिटाने का केस बन सकता है अगर ईमानदारी से कोई जज निर्णय ले ले तो, शो मोटो ले ले तो। कैसे वो आपको बता रहा हूं। आपको पता है, आप आए हैं कि उस अधिकारी के साथ अन्याय हुआ, दलित का बेटा, इंसाफ मिले। तो कैसे इंसाफ मिले? जब तक यह पता ना चले कि वो एडीजी महोदय ने खुद गोली मारी है या किसी और ने मार दिया। या तो हो सकता ना जहर पिलाकर के गोली मार दे को, उनकी पत्नी घर में नहीं थी, वो तो जर्मनी या जापान में गई थी माननीय मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पर, घर में अकेले थे। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई दुश्मन उनको जहर पिला दिया हो, बाद में गोली मार दिया हो, गर्दन रस्सी से फांसी से टांग दिया हो, गोली मार दिया हो, उनका छाती दबा के हार्ट अटैक करवा दिया, उसके बाद गोली मारा हो। तो यह बात तो तब पता चलेगी ना जब पोस्टमार्टम होगा। आप पोस्टमार्टम होने नहीं दे रहे। आज 8 दिन हो गया, बॉडी मोर्चरी में रिजर्व रखी गई है, और जितना डिकम्पोज्ड बॉडी होगा उतना पोस्टमार्टम खराब होगा, सही साक्ष्य का पता नहीं चलेगा। तो क्या कोई साजिश है? आप चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में सही जानकारी न आवे और बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि जितना ज्यादा दिन जाएगा पोस्टमार्टम में उतनी ही कमियां आएंगी और सही जानकारी न आए। आप चाहते हैं कि सही जानकारी न आए, और अगर नहीं तो फिर यह साक्ष्य मिटाने का आप पर केस क्यों नहीं बन रहा है? दूसरा, आप अबोध है कि आप जाति के बहकाव में चले गए। जाति, चूंकि आप दलित हैं तो दलित के चले गए, आप दलित नहीं है तो दलित राजनीति को प्रभावित करने के लिए चले गए। आप दलित नहीं है लेकिन दलित वोट बैंक के अववेश में बहती हवा में बहती गंगा में हाथ धोने चले गए, यह हो सकता है। लेकिन उनकी पत्नी, आप तो आईएएस अफसर हैं, आपको तो कानून की पेचीदगी मालूम है, संविधान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना आपका ड्यूटी है। आप 2001 बैच की ही होंगी, हालांकि आपका बैच अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो 2 लोग शादी करते हैं आईएएस आईपीएस, वो बैचमेंट्स ही करते हैं, या हो सकता है 1-2 साल जूनियर होंगे। तब भी 2001 नहीं हो तो 2 की होंगी, 3 की होंगी, 4 की होंगी। तब भी आप 20-22 साल तो हो ही गया ना आपको आईएएस के रूप में सेवा करते हुए। तो आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी इकट्ठा की जाती है। आपने अब तक उनका लैपटॉप नहीं दिया जिस पर चिट्ठी लिखी गई थी। अगर आप लैपटॉप नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि टाइप उन्होंने किया था कि उसी लेटर से, उसी से टाइप हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आदमी टाइप किया हो, टाइप करके मेल कर दिया हो, एडीजी साहब नौकरी पे थे, उसने टाइप किया और टाइप करके मेल कर दिया और इनको गोली मार दिया। अब आप जब देंगी तब नहीं यह सब जांची जाएगी, मतलब आप स्वयं नहीं दे रहे। तो क्या आप भी चाह रही हैं कि शख्स सामने ना आवे, या आप उस लैपटॉप से कुछ छेड़छाड़ कर रही हैं और उस लैपटॉप से साक्ष्य मिटा रही हैं? तो एक आईएएस अफसर को साक्ष्य मिटाने का दोषी क्यों ना माना जाए? यह मैं सब सारी आशंकाएं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पति मरे हैं, हमें भी दुख है। एक होनहार अधिकारी जो कि डीजीपी तक जाता और कहां तक प्रमोशन पाते, राष्ट्र का सेवा करते। एक डीजीपी को बनाने में जितना राष्ट्र का खर्चा है, टैक्स पेयर का खर्चा है, वो सब हमारा डूब गया। उतना तैयार है डीजी स्तर का आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप उनका जल्दी से जल्दी पता चले यह चाहे, और ये कब होगा? जब उनसे संबंधित सारे चीज आप पुलिस को देंगे और निष्पक्ष जांच होगा। लैपटॉप आप नहीं दे रही हैं, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही हैं, आप करेंगे पहले गिरफ्तारी हो। अरे सबसे पहले तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य इकट्ठा करके सबूत इकट्ठा किया जाए। वो तो डीजीपी साहब बाद में भी छुट्टी में चले जाते, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, मीडिया में इसको तो लिपापोती किया नहीं जा सकता। मैं समझ रहा हूं कि उनकी पत्नी या तो इतनी भावुक है कि वो चीजें समझ नहीं पा रही हैं, और 8-10 दिन लगातार इस स्थिति में है कि वो उनको लैपटॉप दिया नहीं जा रहा है। लेकिन गाड़ी में बैठ करके आने जाने और लोगों से मिलने की जो विजुअल दिखा जा रहा है उसमें तो इतनी अचेत अवस्था में नहीं है। तो पुलिस जब आपको नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं तो आप लैपटॉप क्यों नहीं दे रही हैं? यह सब इंगित करता है कि जो मामला दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो क्या कभी दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। सवाल यह एक बड़ा गंभीर है। 2-3 बातें कह करके वीडियो कम करता हूं। पहला, कि कोई आदमी मरने से पहले 8-10 पन्ने की नोटिस लिखता है, सुसाइड नोट लिखता है और सबको भेजता है और खुद को खत्म कर लेता है। यह बात पोस्टमार्टम से ही पता चलेगी।
वो आप होने नहीं दे रही हैं। और यह संविधान में लिखा है। कोई उनकी अनपढ़ बीवी, हाउसवाइफ बीवी होती तो उसको इस बात की कॉम्प्लिकेशंस का पता नहीं होता, तो मैं मान लेता कि वो बेचारी कोमा में है, सदमे में है, उसको इस बात की जानकारी नहीं है। आप तो अधिकारी हैं, आपने ये कानून पढ़ा है, संविधान का पालन करने की शपथ लिया है, तो आप इस तरह की खिलवाड़ क्यों, छेड़छाड़ क्यों? दूसरा, साक्ष्य आपके सामने है, आपके साथ है, और जब मौत जैसी कोई बात आ जाती है ना, तो कानून का सबसे पहला संदेह वहीं से शुरू होता है जहां अपराध हुआ है। कानून मतलब पुलिस के जांच का पहला काम है कि कहां से जांच शुरू होगी, जहां अपराध हुआ है। अपराध कहां हुआ? आपके घर में। तो आपके घर से ही शुरू होगी, और घर में ही साक्ष्य है जिसको आप दे नहीं रहे हैं। तो जब आप साक्ष्य नहीं दे रहे हैं तो कॉपरेट कितना करेंगे? और आप जिस पोजीशन पर है, क्या आपसे पुलिस फोर्सफुली पूछताछ कर पाएगी? तो इस तरह की संदेह के घेरे में स्वयं को क्यों इनडायरेक्टली या अनजाने में ला रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राष्ट्र का मांग है कि उस मृतक आईपीएस अफसर का निष्पक्ष जांच हो और हकीकत सामने आवे, जिम्मेदार लोग तुरंत बिहाइंड द बार हों। लेकिन यह तब होगा जब आप सहयोग करेंगे और पोस्टमार्टम होगा और उससे संबंधित सारे बिलोंगिंग पुलिस को दिए जाएंगे। उस कमरे को कड़ानाप किया जाएगा। अब तक वहां पर कितने लोगों की पद चिन्हें चली गई है, कितने लोगों की फिंगरप्रिंट वहां पर अजाने अनजाने में लग चुका है। तो क्या तब तक सारी ओरिजिनल फिंगरप्रिंट जो वाकई अगर कोई विक्टिम था तो उसकी रही है या खत्म हो चुकी है? क्योंकि 8 दिन हो गए। 8 दिन में वैसे भी दीवालों पर इतनी ज्यादा धूल और हवा आ जाता है कि ओरिजिनल फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाएगा। उस लैपटॉप से भी फिंगरप्रिंट गायब हो जाएगा। तो क्या लैपटॉप किस उद्देश्य से नहीं लिया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पोस्टमार्टम किस उद्देश्य से नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं समझ लिया है कि ये जो मामला दिखाया जा रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पर्यटन चालू है। मामला अत्यंत गंभीर है, और क्या यह कभी सामने आ पाएगा, इसी उम्मीद पर मैं अपनी बात में यहां आज के लिए विश्राम देता हूं कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और अपराधियों को सजा दे, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो सब बिहाइंड द बार हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।